सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बीए प्रथम वर्ष के दूसरे पेपर के पाठ्यक्रम पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत भारत के ऐसे राजनीतिक विचारकों को स्थान दिया गया है जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक चिंतकों को प्रभावित किया है। तो प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक कुल 3 इकाइयां हैं। इसमें भी उन 3 इकाइयों में से प्रथम इकाई के अंतर्गत है मनु, कौटिल्य और शुक्र। ये तीनों विचारक एक ही जैसी सोच वाले लगते हैं। तीनों के चाहे सप्तांग राज्य की अवधारणा हो, चाहे मंडल सिद्धांत की बात हो, या विदेश नीति से संबंधित सिद्धांत हो, षड्गुण्य नीति, वो सारे ही लगभग एक समान है। इसीलिए इन तीनों को एक इकाई के अंदर रखा गया है, मनु, कौटिल्य और शुक्र। सर्वप्रथम बात करते हैं हम मनु की। मनु प्रथम मनुष्य, और ऐसा माना जाता है कि प्रथम राजा था। तो प्रथम मनुष्य मनु या प्रथम राजा मनु, और एक जैसे, एक नहीं बल्कि एक पूरी श्रृंखला मानी जाती है जिसमें कुल 14 ऐसे राजा हुए जिनको मनु नाम दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि मनु स्वयं ब्रह्मा की संतान है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ को मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति हजारों वर्ष पूर्व मनु द्वारा रचित एक ऐसा स्मृति ग्रंथ जिसने भारतीय सभ्य समाज की आधारशिला रखी। तो मनुस्मृति एक महान ग्रंथ माना जाता है, और जिसमें चाहे राज्य की बात हो, चाहे मनुष्य के आचार विचार संबंधी बातें हो, सारी चीज़ों का इसमें निचोड़ दिया गया था। राजा से संबंधित बात हो, नागरिकों से संबंधित बात हो, राज्य से संबंधित बात हो। राज्य के बारे में मनुस्मृति में ये कहा गया कि देवी उत्पत्ति सिद्धांत को ये मानता है, और ऐसा मानता है कि राजा को स्वयं देवताओं के द्वारा भेजा गया है, और मनु स्वयं ब्रह्मा की संतान माने जाते थे। तो ये देवी उत्पत्ति सिद्धांत में विश्वास रखने वाला सिद्धांत मनुस्मृति में कुल उस समय कहते हैं कि 1 लाख के लगभग श्लोक हुआ करते थे। लेकिन चूँकि ज़्यादातर श्लोक, सारे ही श्लोक वार्तालाप शैली में थे, अपने गुरु द्वारा अपने शिष्यों को सुनाए गए थे, और लिखने का वहाँ पे कोई व्यवस्था उस समय नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे वो श्लोक जो है अब 2000 के करीब ही रह गए हैं। मनुस्मृति के बाद इसी में सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अंग जो है, जिस प्रकार मनुष्य के अंग होते हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, वैसे ही राज्य के 7 अंगों की इसमें बात की गई है। मंडल सिद्धांत भी दिया गया है। इसके अंतर्गत मंडल सिद्धांत बताया गया। विदेश नीति से संबंधित है, कुल 12 राज्यों का एक मंडल। तो ये थे मनु। इसके बाद देखिए कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य, कुटिल नामक वंश में जन्म लेने के कारण, और चाणक्य कहते हैं इनके पिताजी का नाम था। कौटिल्य एक महान राजनीतिक दार्शनिक जिनसे हर कोई राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी परिचित है। और जब भी कोई अच्छी चाल चली जाती है, चाहे राजनीति में हो या दूसरे क्षेत्रों में, तो कहते हैं ये कौटिल्य की भांति ये चाल चली गई। तो कौटिल्य ने एक महान ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र में न केवल राजनीति बल्कि सारे ही मनुष्य के ऐसे समस्त क्षेत्र उसमें शामिल किए गए जो कि उसकी जीवनचर्या को प्रभावित करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने मनुष्य थोड़ा सा भिन्न कह सकते हैं विचारधारा को फॉलो किया है। उसमें जहाँ मनु देवी उत्पत्ति सिद्धांत के साथ जाते हुए दिखते हैं, यहाँ कौटिल्य जो है वो सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात करते हैं, और राजा को अगर वो सही काम नहीं करता है तो उसको गद्दी से उतारने की बात भी चाणक्य कहते हैं, और उन्होंने उस समय करके दिखाया था। सप्तांग राज्य की अवधारणा इसमें है। मंडल सिद्धांत भी दिया गया है 12 राज्यों का, और षड्गुण्य नीति 6 गुण वाली नीति जो है, संधि, विग्रह, यान, आसन, वो 6 गुण जिनसे कि प्रत्येक राजा को अपने राज्य को मजबूत करने के लिए उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये कौटिल्य।
उसके साथ साथ शुक्र, मनु, कौटिल्य, शुक्र एक जैसी ही विचारधारा इसमें नजर आती है। शुक्र क्या कहते हैं? शुक्र की जो पुस्तक है जिसके वो रचयिता माने जाते हैं, उनकी नीति जहाँ पे है वो है शुक्र नीति, शुक्र नीति सार। तो शुक्र की सारी जो नीति है शुक्र नीति के अंतर्गत रखी गई है। और इसमें शुक्र क्या कहते हैं कि जो राजा दिन रात चिंतन करेगा वही राज करेगा। तो अपने राजा से वो आह्वान करता है कि उसको दिन और रात चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। जो राजा दिन रात चिंतन करेगा वही राज करेगा। और राज्य की सप्तांग राज्य की उदाहरण ये भी देते हैं, मंडल सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो ये थी प्रथम इकाई जिसमें है मनु, कौटिल्य और शुक्र। बात करें अब दूसरी इकाई की, तो उसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे विचारक हैं। ये ऐसे विचारक हैं जिनसे भारत में राजनीतिक या सामाजिक क्रांति आई और पुनर्जागरण के इनको प्रणेता या अग्रदूत कह सकते हैं कि वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया। बात करते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय की। कलकत्ता के रहने वाले, पुनर्जागरण के अग्रदूत, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनके कामों को हम सभी जानते हैं। कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले, जैसे सती प्रथा पे उन्होंने बात की। सती प्रथा को उन्होंने अंग्रेज सरकार के सहयोग से प्रतिबंधित करवाया। स्त्रियों के अधिकारों की बात उन्होंने की। प्रेस की स्वतंत्रता के वो बहुत बड़े पूर्वोदय माने जाते हैं जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वप्रथम भारत में उठाया। और ब्रिटेन में जाकर के भी वो भारत में जो शासन है उसमें सुधार के लिए उन्होंने वहाँ पे प्रयास किए। स्त्रियों के अधिकारों की बात हो, सती प्रथा पर बात हो या कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बात हो, इसमें राजा राम मोहन राय का हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण भारत में लाने में सबसे अग्रणी नेता वो माने जा सकते हैं। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाले, उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया था। इनकी रचनाओं की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश, गोक करुणा निधि, सामाजिक सुधार में बल देने वाले ये भी ऐसे विचारक जो अंधविश्वास या अन्य जो कुरीतियाँ थी उस समय विद्यमान समाज के अंदर, वो जैसे मूर्ति पूजा, इन सब का विरोध करने वाले ये भी राजा राम मोहन राय की भांति। और शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया, जो हिंदू दबाव में या किन्हीं कारणवश दूसरे धर्म में चले गए थे उनको वापस लाने की बात करने वाले। शुद्धि आंदोलन जो इनका काफ़ी विवादास्पद रहा, उनकी शुरुआत इन्होंने की। और वेदों की ओर लौटो, वेदों में अटूट इनका विश्वास था। तो वो समय जब भारत में हिंदू धर्म या वैदिक धर्म, जिन्हें इन्होंने वैदिक धर्म कहा, वो सनातन धर्म, वो भारत में लोगों में उसमें निराशा आ रही थी, तो उसको जागृत करने का काम जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता, राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करने वाले। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था उस समय, उन्होंने जो उनके मरने के बाद में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार को बताया कि आपको ये राजनीतिक सुधार करने चाहिए, तो राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से। और सैनिक व्यय पे उन्होंने चिंता की थी, भारत में बढ़ते हुए सैनिक और रेलवे पे उनकी चिंता थी, और आर्थिक विचार जो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो उदारवादी नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में इनका नाम आता है। और राजनीति के अंदर आध्यात्मिकीकरण का समावेश करना, राजनीति में अध्यात्म को लाना, धर्म का समावेश करना, वो इनकी खासियत मानी जाती है। और महात्मा गांधी के ये गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु उन्होंने माना है। बाल गंगाधर तिलक, जहाँ गोखले उदारवादी विचारक, वहीं बाल गंगाधर तिलक लाल, बाल और पाल के अग्रणी नेता, उग्रवादी विचारधारा के, होम रूल लीग आंदोलन के प्रणेता, स्वराज्य के उग्र समर्थक, स्वराज्य की विचारधारा को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समावेशित करने का प्रयास करने वाले प्रथम नेता बाल गंगाधर तिलक। बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, वो जो उनकी जो सोच थी कि जिससे स्वराज्य की परिकल्पना साकार हो सकती है, उसके ये प्रमुख साधन थे। बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। जन आंदोलन के प्रणेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक कह सकते हैं कि शुरू के अंदर ऐसा माना गया कि बहुत ही सीमित लोगों तक वो सीमित है, उसको एक जन आंदोलन का रूप देने का कार्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और उनके बाद में जब महात्मा गांधी आए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने जो आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली, तो जो जन आंदोलन जो ज़मीनों पर हमें भारत की सड़कों पर दिखाई दिया, उसकी शुरुआत करने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा जो इनके समाचार पत्र इन्होंने निकाले, वो भी भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने का महत्वपूर्ण काम इसने किया। तो बाल गंगाधर तिलक। महर्षि अरविंद घोष योगी व दार्शनिक, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने भाग लिया। बाद में पांडिचेरी में आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे और मृत्यु तक वहीं पे रहे। वो वेद और उपनिषद पर उन्होंने वहाँ पे टीकाएँ लिखी। लेटर्स ऑन योगा उनकी पुस्तकें, लेटर्स ऑन योगा, दिव्य जीवन, सावित्री, योग समन्वय, द मदर आदि पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। तो शुरुआत एक स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में, और आगे चल कर के वो एक आश्रम के, आज दुनिया भर के अंदर अरविंद घोष के मानने वाले विचारक आपको मिल जाएंगे, या कहें कि उनके अनुयायी हमें मिल जाएंगे। तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और बाद में उनका पूरा जो है कह सकते हैं कि फोकस वो धार्मिक कार्यों पे आया, और उन वेदों पे, उपनिषदों पे उन्होंने टीकाएँ लिखी। महर्षि अरविंद घोष। तो ये थी दूसरी इकाई। अब देखते हैं इकाई 3, जो अंतिम इकाई है। मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, ये व्यक्ति तीसरी इकाई में सम्मिलित हैं, और इनकी विचारधारा इसमें हमें पढ़ने को मिलेगी। महात्मा गांधी, शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी से हर कोई परिचित है। स्कूल एजुकेशन से ही लगातार हम गांधी जयंती मनाते आ रहे हैं। स्कूलों में आपने गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। सत्य और अहिंसा की बात हो, या साध्य और साधन की पवित्रता की बात हो, उनके राज्य संबंधी विचार जो अराजकतावादी माने जाते हैं, राज्य में उनकी सोच थी कि राज्य हिंसा को बढ़ावा देता है, तो राज्य नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो राम राज्य की बात करते हैं जहाँ सारे आदर्श लागू हो गए, और वहीं वो कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए क्योंकि राज्य हिंसा का समर्थन करता है। एक आध्यात्मिक संत उन्हें हम कह सकते हैं। और सत्याग्रह का उन्होंने अपने जीवन में अनेक आंदोलनों के अंदर प्रयोग किया, और गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक आध्यात्मिकरण से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी पुस्तकों की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और हिंद स्वराज, उनके जो है समाचार पत्र यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। तो ये महात्मा गांधी। आगे बात करें जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में रहे, और लाहौर अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और वहीं पे इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। पुस्तकों की बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी जो इनकी आत्मकथा थी, और पिता का पुत्री को लेटर, जो इन्होंने इंदिरा जी को लेटर लिखे थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, और राष्ट्र की स्वतंत्रता में इनका गांधी जी की तरह ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, और पूर्ण स्वराज्य का उन्होंने जो लाहौर अधिवेशन के अंदर वहाँ पे शंखनाद किया, वो हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और स्वतंत्रता आंदोलन के मानने वालों को याद रहेगा। जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, समाज सुधारक। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी समाज सुधारक में मानी जाती है। पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी जी के साथ में पूना में हुआ, जिससे कि जो ब्रिटिश सरकार की चाल थी, हिंदू धर्म को तोड़ने की चाल थी, जिसमें इन्हें अल्पसंख्यकों की भांति, मुस्लिमों की भांति दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने जब भूख हड़ताल कर दी, तो वहाँ पे इनके मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके तहत दलितों को आरक्षण दिया गया। भारत सरकार के प्रथम ये विधि और कानून मंत्री इनको माना गया। कानून मंत्री ये रहे। संविधान निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान निर्माता के रूप में माने जाते हैं। लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक। बौद्ध धर्म में इनका बाद में विश्वास हुआ, बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया। समता सैनिक दल, समानता की बात करने के लिए समाज के अंदर। अर्थशास्त्र में इन्होंने PhD की थी, और लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर उन्होंने अध्ययन किया था। इनकी पुस्तकों की बात करें तो शूद्र कौन थे, द अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़,
जाति प्रथा का विनाश, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, कास्ट इन इंडिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई और इन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आगे चल करके जो कानून की इन्होंने पढ़ाई की थी उसी पर फोकस किया और दलित और दूसरे जितने भी समाज के वंचित पीड़ित लोग थे उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे आते हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, ये भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रहे थे। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी माने जाते हैं। नवीन मानवतावादी दर्शन के प्रणेता इनको माना जाता है। शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े रहे, लेकिन बाद में चल करके इनको गांधी जी की विचारधारा भी पसंद नहीं आई और इन्हें दूसरी जितने मार्क्सवाद भी इन्हें पसंद नहीं आया, तो इन्होंने अपने हिसाब से एक नई विचारधारा को पेश किया, वो था नवीन मानवतावादी दर्शन, जिसमें मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। उनका मानना था कि अभी तक जितने भी विचारक हैं उन्होंने व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया है। तो नवीन मानवतावादी दर्शन के प्रणेता, भारत और मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के समर्थक, रेडिकल ह्यूमनिज्म इनकी पुस्तकें, न्यू ह्यूमनिज्म एंड पॉलिटिक्स, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, द रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, तो इनकी पुस्तक। नवीन मानवतावादी दर्शन के प्रणेता एम.एन. रॉय। आगे देखते हैं जे.पी. नारायण, लोकनायक जे.पी. नारायण के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के समाजवादी दल के नेतृत्व उस समय इन्होंने किया था। समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान रहा और बाद के वर्षों में चल करके इन्होंने फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध इन्होंने किया। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, टोटल रिवॉल्यूशन। इसमें कुल 7 प्रकार की क्रांतियों की बात इन्होंने कही, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति और शैक्षणिक क्रांति। तो वो क्रांति का बिगुल जो इन्होंने बजाया था इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध, गुजरात से छात्र आंदोलन से उसकी शुरुआत मानी जाती है और अंततः इंदिरा गांधी सरकार को घुटने टेकने पड़े और जनता दल की सरकार उस समय बनी। तो ये थे जे.पी. नारायण। अब आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनसंघ के जुड़े रहे, भारतीय जनसंघ से लंबे समय तक ये जुड़े रहे। आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले, मथुरा इनका जन्म स्थान और इनको याद रखा जाता है इनकी समावेशी विचारधारा के कारण। जो सबको साथ लेकर के चलने की बात आज कहती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास की जो वो नारे देते हैं, वो नारे की शुरुआत, वो विचारधारा की शुरुआत मानी जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। समावेशी विचारधारा की समर्थक कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, सभी व्यक्तियों को विकास का साझा लाभ मिलना चाहिए, वो है समावेशी विचारधारा। तो उसकी शुरुआत करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय योजना जो लाई गई भारत के अंदर, उस योजना को लाने वाले, उसकी परिकल्पना करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनकी पुस्तकों की बात करें तो 2 योजनाएं, राजनीतिक अर्थनीति, भारतीय अर्थनीति, राजनीतिक डायरी, एकात्मक मानवतावाद, तो ये इनकी पुस्तकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते रहे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापक सदस्यों में इनका नाम आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जे.पी. नारायण, एम.एन. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, शुक्र, कौटिल्य और मनु। तो ये था प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक पाठ्यक्रम चर्चा। धन्यवाद।